Good morning to all students of Motion Education Private Limited. My name is Gaurav Singh Jala, Faculty Social Science, Motion Education Foundation. आज जो हमारे क्रैश कोर्सेज सीरीज का जो चैप्टर है वो है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर हेडिंग में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन बेसिकली जब तक चैप्टर डिस्कस नहीं होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो पाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैं साथ में बता रहा हूँ और उन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी बता रहा हूँ। बेसिकली द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन उसी कंटिन्यूशन में आगे बढ़ेगा जो हमने मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड देखा था। तो मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर हमने देखा था कि कैसे फूड ट्रैवल करता है, कैसे ट्रेड वो एंटिटी बना जिसमें सबसे पहले अर्लीस्ट डेवलपमेंट हुआ। धीरे धीरे 15, 16 और 17 सेंचुरी के अंदर आते आते जब वाइब्रेंट ट्रेड पूरे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में फैला और कैसे यूरोपियन महाद्वीप के अंदर या यूरोप में फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल ने जो सी नेविगेशन एक्सपेडिशंस किए और अलग अलग कंट्रीज को जाकर अपनी कॉलोनीज बनाया, लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इन कंट्रीज से जो उनके रॉ मटेरियल्स की सप्लाई है उससे यूरोपियन पेनिनसुला में बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुआ। यूरोप की बढ़ती हुई आबादी का पेट भारत में और अमेरिका में उगते हुए अनाज से किया गया। लेकिन जब इतना बड़ा ग्लोबल ट्रेड डेवलप हो रहा था तो इस सारे ट्रेड को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन या हैवी मैकेनाइजेशन की भी ज़रूरत हुई। रेलवेज का एक्सपेंशन हो या शिपमेंट का एक्सपेंशन हो या किसी भी नए तरीके की टेक्निक का एक्सपेंशन हो, जैसा हमने मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के लास्ट चैप्टर में देखा था, चाहे रेलवेज हो, चाहे शिपमेंट्स हो, चाहे आप बात करें कि जो ट्रेड है जो बढ़ रहा था बहुत ही एक्सपेनेंशियली, उन सब के बढ़ने में टेक्नोलॉजी, रेफ्रिजरेटेड शिप्स की हमने बात की थी, ऐसे जहाज जो ठंडा मीट, फ्रोजन मीट अमेरिका से यूरोप तक पहुंचाते थे। तो ये जो टेक्नोलॉजी हुआ जिसमें कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन था, लेकिन क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय के पहले तक हाथ से किया जाने वाला काम यानी कॉटन एक ऐसा फील्ड था, कपास, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री सपोर्ट में रहती थी, उस कपड़े को, क्लोथ को या थ्रेड को बनाने के लिए जो इंडस्ट्री डेवलप की गई थी वो इंडस्ट्री क्या थी? यानी बहुत सिंपल सी बात समझें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज के पहले का जो फेज है उसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया, जहां ज्यादातर हाथ से या हैंड वर्क को ही प्रायोरिटी दी जा रही थी। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स में या बात करें हर घर में महिलाओं के सूत या कपास को व्यू करने के, उसको धागा बनाने के या थ्रेड बनाने के बाद क्लोथ बनाने का जो एक सिस्टम है वो हर घर में महिलाओं के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता था। गांधी जी का एग्जाम्पल अगर हम लें, कपास को सूतना या सूत को सूतने का जो वर्क है वो आपने चरखे पे देखा है, कैसे एक गट्टा तैयार किया जाता है, फिर इन थ्रेड से क्लोथ को तैयार किया जाता है हाथ से या हैंडीक्राफ्ट से। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप यही देखेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, मैकेनाइजेशन की वजह से या फैक्ट्रीज की वजह से ब्रिटेन से जो कपड़ा बनकर भारत आता था और इंडियन जो व्यूअर्स थे जो compete नहीं कर पाते थे, उनकी क्या सिचुएशन हुई। भारत में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, खासकर के कॉटन की मिल्स जो बॉम्बे में और जो हुगली बेसिन के अंदर जूट की मिल स्थापित की गई, उनकी वजह से लोकल जो हाथ से काम किए जाने वाली इंडस्ट्री थी या हैंडीक्राफ्ट थे वो कैसे खत्म हुए। वॉर के अंदर भारत ने कैसे इंग्लैंड की डिमांड को मीट करने के लिए इंडियन इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का जिक्र न केवल ग्लोबल वर्ल्ड के साथ आता है बल्कि वो आगे भी बढ़ता है। यही इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे। तो जो पहला इमेज हम देख रहे हैं एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में, उसे अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें लिखा हुआ है डॉन ऑफ द सेंचुरी। डॉन ऑफ द सेंचुरी यानी उदय किस चीज का हो रहा है? मैकेनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का उदय हो रहा है। और ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का उदय हो रहा है या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हो रहा है, इसके एडवांटेज क्या है? अगर इस इमेज में भी ध्यान से देखें तो आप देख सकते हो अलग अलग मैकेनाइज आइकन्स यहाँ दिखाए गए हैं, यानी कि इंडस्ट्रियलाइज के जो आइकन्स आप देख रहे हो, रेलवेज या कार या शिपमेंट्स या आप स्टीम इंजन, ये जो एग्जाम्पल्स आप देख रहे हो, डिजाइन बाय E.T. पॉल, डॉन ऑफ द न्यू सेंचुरी। वेस्टर्न कल्चर में जो एक नया डेवलपमेंट हो रहा है वो हो रहा है साइंटिफिक इन्वेंशंस। और ये जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं, इन इन्वेंशंस की वजह से क्या चीज आगे बढ़ रही है? इन इन्वेंशंस की वजह से डेवलपमेंट हो रहा है और फास्ट रेट में जो है यूरोपियन लैंडस्केप जो है वो चेंज हो रहा है बाय फैक्ट्रीज, बाय इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली ये तो बात हुई डॉन ऑफ द न्यू सेंचुरी। वहीं इसके साथ एक और इमेज अगर आप देखोगे, द टू मजिशियंस, ओरिएंटल एंड वेस्टर्न, यानी कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जो इंडिया, चाइना या मिडिल ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है जिनके अंदर एक बहुत बड़ा इतिहास है, जिनके अंदर एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन की हिस्ट्री है, वहां आज भी जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो पुराने मेथड्स पर ही आधारित है। यानी आज भी उन कंट्रीज को आप अगर एक व्यंग्यात्मक रूप में कहें, सटायर रूप में कहें, तो बेसिकली दीज कंट्रीज स्टिल फॉलो द मैजिक, magician, द टाइप्स ऑफ द डेवलपमेंट दे आर हैविंग
in the 18th and 19th century is not as much as developed as in western countries. So basically western country में जो आप मैकेनिक देख रहे हो इसका रोल बढ़ रहा है, मैकेनिक या मैकेनाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्निक्स, यानी आप देखोगे ब्रिजेस, स्टील ब्रिजेस, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, एफिल टावर, न्यू शिप्स फॉर द कार्गोज, ये क्या है, ये मैकेनाइजेशन का एक नया समय है जहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, लेबर की जरूरत कम हो रही है, हैंड लेबर की जरूरत कम हो रही है, और मैकेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन एंड द इंडस्ट्रीज जो कि आयरन एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है वो डेवलप हो रही है। तो पहले दो जो बेसिक ये डायग्राम्स है ये बता रहे हैं कि कैसे अर्ली 19th सेंचुरी एंड द सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी के हम अगर 1850 के बाद जाएं और 1850 से 1950 का अगर एक टाइम पीरियड हम लेते हैं तो इस टाइम पीरियड के अंदर जो एक 100 सालों का डेवलपमेंट है वो यहां पर दिखाया जा रहा है कि कैसे अब ये होगा। अब तो क्या इसका मतलब हम ये मान लें कि 19th सेंचुरी के अंदर देयर इज नो अर्लीस्ट डेवलपमेंट ऑफ एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ हैंड लेबर, या हाथ से काम करने की दर बिल्कुल खत्म हो गई? नहीं, उसके लिए कुछ पीछे हम जाने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम द 17th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के जो 100 ईयर्स हैं इसे हम कह सकते हैं कि ये वो पीरियड था एट दैट टाइम द हैंड लेबर एंड हैंड डन टेक्निक्स ऑफ वर्क आर यूजुअली मोर स्प्रेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ यूरोप। यूरोप में जो भी काम होता था उसमें हाथ से काम करने वाले कारीगर, व्यूअर, बुनकर या व्यूविंग या स्पिनिंग इंडस्ट्री, खास करके कॉटन टेक्सटाइल जो कि मानी जाती है सबसे पहली अर्लीस्ट एक एम्प्लॉयमेंट या अर्लीस्ट वर्क का जो एक पैटर्न था, कपड़ा उद्योग या कॉटन टेक्सटाइल उद्योग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि जब तक कपड़ा या क्लोथ हाथों से जब तक बनाया जाता था उसको व्यूविंग किया जाता था, बुनाई की जाती थी हाथों से, उसके पहले की स्टेज होती थी स्पिनिंग, धागे को पतले थ्रेड या लंबे थ्रेड्स के रूप में बनाना और इन थ्रेड्स को स्पिन करना, गिट्टों का फॉर्म देना। ये एक बेसिक जो अर्लीस्ट वर्क था किसी भी क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए वो माना जाता था। पहले कपड़ों की भी जो बुनाई होती थी वो हाथों से ही की जाती थी जब तक कि पावर लूम, क्या बोला है मैंने, जब तक कि पावर लूम का इजाद नहीं हुआ था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पावर लूम? व्हेन द मैकेनाइजेशन एज रीच एट इट्स हाइट, पावर लूम इज आइडिया विच इज मशीन्स और इंडस्ट्रीज वुवन बाय द हेल्प ऑफ पावर। तो पावर या इलेक्ट्रिसिटी या मशीन के थ्रू जब काम होने लगा उसे पावर लूम, पावर इंडस्ट्री कहा गया। उसके पहले ये हैंड लूम, आज भी आपने वर्ड सुना होगा कि अरे ये तो हैंडलूम इंडस्ट्री है। हैंडलूम मतलब कि हाथों से किया जाने वाला कपड़ा उद्योग में बुनाई या जो हम धागा सूतते हैं या धागा हम बनाने का काम करते हैं उसको लूमिंग कहा जाता है। तो बेसिकली जैसे आप इस आइकन में देख रहे हो, दिस वॉज द फेज ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन? कॉन्सेप्ट आता है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? द फेज before the mechanization and industrialization in Europe is known as proto-industrialization, and proto-industrialization is directly connected with the hand labor। वो हाथ से काम किए जाने वाली इंडस्ट्रीज, चाहे वो कितनी भी इंडस्ट्री हो, उन्हें हैंडलूम कहा जाता था। जैसे महिला जो है ये चरखा, हम देखते हैं कि गांधी जी ने सूत काटने के लिए चरखे का इस्तेमाल किया, ये भी लगभग उसी पैटर्न पे सूत या धागे को सिनकर एक गिट्टा बना रही हैं या एक बड़ा थ्रेड बना रही हैं जिसका इस्तेमाल बाद में व्यूविंग या कपड़ा बुनने के लिए किया जाएगा। तो बेसिकली यूरोप में महिलाएं इस पर ज़्यादा आधारित थी, महिलाओं की इनकम इस पर आधारित थी और कपड़ा उद्योग को महिलाएं सप्लाई भी करती थी। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो फेज है जब यूरोप से बड़े व्यापारी या मर्चेंट्स रॉ मटेरियल लेके विलेजेस में जाते थे। विलेजेस में जो अवेलेबल पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर के अतिरिक्त भी वर्क करना चाहती है, उन्हें ये एक्स्ट्रा हैंडलूम या हैंड क्राफ्टेड इंडस्ट्रीज के अंदर लेबर सपोर्ट करने का काम करती थी। तो मर्चेंट्स जो हैं वो गांव से, शहरों से गांव में आके रॉ मटेरियल देते थे और इनसे बुना हुआ कपड़ा फाइनली ले आकर शहरों में बेचते थे। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बेसिकली जो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जितनी भी इंडस्ट्री है या जितनी भी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली फेज है उसे हम फर्स्ट हैंडलूम इंडस्ट्री कहते हैं। In historian, industrialization were very often begin with the setting up of the first factories. Even before factories began to do the landscape in England and Europe, there was large scale industrialization production for an international market. तो उसके पहले भी जब तक फैक्ट्रीज में कपड़ा बनना शुरू नहीं हुआ, जब तक फैक्ट्रीज में उसका प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ, इसके पहले भी इंग्लैंड में काम हो रहा था। इन द 17th and 18th century, merchants from the town, व्यापारी शहरों से यूरोप के ग्रामीण या कंट्री साइड क्षेत्रों में जाते थे एंड सप्लाइंग मनी टू द पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, और मनी सप्लाई करते थे, रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और इस माध्यम से
जो उनसे काम करवाते थे उसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता था। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। नाउ ये तो बात हुई प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की। अब हैंड लेबर जो है, यानी कि हाथ से काम करने वाला जो लेबर है, उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि जब तक इन्वेंशंस नहीं हुए थे, जब तक साइंटिफिक जो बात करें मैकेनाइज इन्वेंशंस नहीं हुए थे, तब तक हाथ से ही लगभग हर कार्य किया जाता था छोटे टूल से। तो हैंड रिक्वायरमेंट या हैंड लेबर 18th सेंचुरी तक तो रिक्वायरमेंट थी लगभग हर व्यापारी का, हर इंडस्ट्रियलिस्ट का। लेकिन धीरे धीरे इसमें कमी क्यों आई? क्योंकि मैकेनाइजेशन बढ़ता जा रहा था। इन द कंट्री साइड व्हेन ओपन फील्ड्स वर डिसअपियरिंग, जब लगातार यूरोप की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लैंड जो है, एरिया जो है वो लगातार, हर व्यक्ति के पास खेती के लिए अपनी अप्रोप्रिएट ज़मीन नहीं होती थी, तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी कंट्री साइड या ग्रामीण क्षेत्रों में, वो इस प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेनिफिट उठाते थे और इससे उनकी एक्स्ट्रा इनकम होती थी। देन when merchants came around and offered advances to the produce goods for them, peasant households agreed। इसीलिए जो गांव के कृषक वर्ग के परिवार थे, जो थोड़ी खेती भी करते थे और एक्स्ट्रा वर्क के लिए कॉटन या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज में वर्क भी करते थे, उन्होंने इस काम को एक्सेप्ट किया। नाउ income from proto-industrialization production supplemented their shrinking income and cultivation. It also allowed them a fuller use of their family। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्क जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए या फिर जो मर्चेंट्स के लिए वो करते थे, वो एक्स्ट्रा इनकम अपार्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर उनको मिलने लगी। तो बहुत आसान सी इसको हम अगर भाषा में समझें तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो फेज है जो प्री इंडस्ट्रियलाइज जोन में आता है। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन में स्पेशली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इन्वेंशन हुए लाइक वाटर फ्रेम। अब जो ये वाटर फ्रेम है, इसको मैं बताना चाहूँगा कि बेसिकली वाटर फ्रेम जो है ये एक इन्वेंशन था स्पिंडलिंग के लिए। स्पिंडलिंग मतलब जो गिट्टे बनाने की दर है। अगर आप देखोगे कि अगर एक थ्रेड को लपेटा जाता है इस सुई पे, तो उस थ्रेड को लपेटने के लिए पहले हाथों से काम किया जाता था। अब वो पावर लूम यानी मशीन द्वारा जनित हो रही है वाटर फ्रेम, वाटर के फोर्स से, तो जो गिट्टे बनाने की दर है वो बढ़ जाती है। यानी थ्रेड को बढ़ाने की दर जो है, जब थ्रेड ज़्यादा बनेगा तो कपड़ा बनाने के लिए थ्रेड की या स्पिंडल्स की जब अवेलेबिलिटी बहुत होगी तो ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होगा। तो जब वाटर फ्रेम जो कि रिचर्ड ऑकराइट का एक इन्वेंशन था ये आया, तो इसने पूरे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। यानी कि जो वर्क पहले एक महिला बना के 4 गिट्टे पूरे दिन में बनाती थी, वो अब एक मशीन पूरे दिन में 10 या ज़्यादा तादाद में बना पा रही है। तो बेसिकली द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड केम अप बाय द 1730। यानी कि अब आप देख सकते हो कि 1730 से जब फैक्ट्रीज बनना शुरू हुई और उसमें इन्वेंशंस होना शुरू हुए, तब धीरे धीरे हैंड लेबर की रिक्वायरमेंट कम होती गई। द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा वॉज कॉटन। और कॉटन इंडस्ट्री वो पहली इंडस्ट्री बनी जहां सबसे पहले इन्वेंशंस को दोनों हाथों से लिया गया, क्योंकि थ्रेड बनाना या धागा बनाना पहले ज़्यादातर हाथ से किया जाता था और उससे गिट्टे बनाने का वर्क होता था। वो वर्क अब बेसिकली मशीन्स कर रही हैं। तो in the late 19th century, this increase was linked to a number of changes within the process of production. A series of new inventions like Richard Arkwright has created cotton mill, जिसको बेसिकली वाटर फ्रेम कहा जाता था। जो कॉटन मिल है या वाटर फ्रेम है, इससे धागे को सूतना या धागे को बेसिकली एक गिट्टे में या स्पिंडल में लपेटने का वर्क फास्ट होने लगा और इसी फास्ट वर्क की वजह से जो कॉटन बनाने की, जो कपड़ा बनाने की या क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग की जो रेट है वो डबल होती गई। तो हर मर्चेंट ने, हर इंडस्ट्रीज ने अपने यहाँ पर इंडस्ट्रीज ने इन मशीन्स को इंस्टॉल करना शुरू किया। बट स्टार्टिंग में जब कोई नया इन्वेंशन होता है तो उसको खरीदने वाला या उसको लेने वाला इतनी ईजिली नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक नया टेक्निक था। जब आज हम सोचते हैं कि एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है, उस टेक्निक को आप सोचो डेवलप करने में कितने साल लगे होंगे। और जब वो पहला इन्वेंशन लोगों के सामने आया होगा तो उसको कितना लोगों ने एक्सेप्ट किया होगा, कितने लोगों ने इसमें डर जाहिर किया होगा कि इसमें उड़ के बैठेंगे या टूट जाएगा तो क्या होगा, या इसको खर्चा कितना आएगा, इसको मेंटेन कितना करना पड़ेगा। यही चीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट ने इंग्लैंड में सोची कि अगर कोई नया इन्वेंशन है, पहला तो उसको बाय करना, दूसरा अगर उसमें कोई ब्रेक डाउन हुआ तो उसको सही कैसे किया जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी। तो स्टिल सभी इंडस्ट्रियलिस्ट ने तुरंत इन्वेंशंस को एक्सेप्ट नहीं किया। देयर आर स्लो पेज ऑफ इन्वेंशंस एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। बट नाउ जो ये 17th सेंचुरी में डिस्प्लेसमेंट जो है वो धीरे धीरे होने लगा था हैंड लेबर से मशीन या पावर लूम पर। ठीक है, तो 18th सेंचुरी इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ ईच स्टेप ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। द कॉस्टली न्यू मशीन्स कुड बी परचेज, सेटअप एंड मेंटेन्ड इन द मिल। लेकिन फिर भी जब एक मशीन 10 लोगों का काम कर रही है और 100 लोगों की प्रोडक्टिविटी दे रही है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस टेक्निक्स को लेना शुरू किया। नाउ ऑल द प्रोसेसेस वर ब्रॉट अंडर वन रूफ। एक मशीन लगाने के बाद जो पहले अलग अलग वर्क होता था, लाइक सबसे पहले धागे को जो धागा है या सूत है कपास से है, फार्मर कॉटन उगाता है, कॉटन से फिर पतले रेशे बनाए जाते हैं,
स्पिनिंग के बाद उसको व्यू किया जाता है, उसको एक थ्रेड के रूप में बांधा जाएगा। वीविंग, स्पिनिंग, निटिंग, निटिंग मतलब एक साथ बांध थ्रेड के फॉर्म में रख के उसको रखा जाएगा, बाद में क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो पूरा प्रोसेस अब एक छत के नीचे होने लगा था। और ये जो सारा प्रोसेस है, इसकी वजह से गाँव में जो महिलाओं की इनकम इस पर आधारित थी कंट्री साइड में, वहाँ अब उनकी ज़रूरत नहीं होने लगी। तो पहले तो महिलाओं का रोजगार सबसे पहले गया मैकेनाइजेशन से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, और उसके बाद अब फैक्ट्रीज का जो लैंडस्केप, जो नई फैक्ट्रीज, जो न्यू इन्वेंशंस, अब जो नया लैंडस्केप मैनचेस्टर में या आप देखोगे जो यूनाइटेड किंगडम में जो अब डेवलप होने लगा, फैक्ट्रीज हर जगह बनने लगी। हैवी मैकेनाइजेशन, मेटल और कॉटन वो दो बड़ी इंडस्ट्रीज थी जहां सबसे ज़्यादा मैकेनाइजेशन यानी साइंटिफिक इन्वेंशंस के थ्रू डोमिनेट होने वाले जो अलग अलग इन्वेंशन, लाइक स्टीम इंजन जो सबसे बड़ा इन्वेंशन रहा है, स्टीम के पावर से मशीन्स को चलाना, जैसे कि रेलवे इंजन सबसे बड़ा एग्जांपल था। जेम्स वॉट ने इसको पेटेंट किया, लेकिन डिज़ाइन उसका पहले ही आ चुका था। द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, मेन इंडस्ट्रीज वर कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज यानी आयरन और कॉटन वो सबसे पहली इंडस्ट्रीज थी जहां अर्लीस्ट डेवलपमेंट इन्वेंशंस के डिप्लॉय हुए। Then were the most dynamic industries in Britain. Cotton was the leading sector in the first phase of industrialization. ये आप NTSC के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए भी याद रखेंगे, ठीक है, और इसे आप बोर्ड के क्वेश्चंस के लिए भी याद रखेंगे कि विच इंडस्ट्रीज आर अफेक्टेड फर्स्ट इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज इन यूरोप। तो फर्स्ट कॉटन एंड देन मेटल इंडस्ट्रीज। बाय 1840, 1840 यानी एक 100 साल का जो पूरा आप एवरेज देखोगे, हमने शुरुआत की थी 1730 से 1840 यानी लगभग 100 साल, 110 साल में आप सोच सकते हो देयर आर न्यूमरस इन्वेंशंस, देयर आर न्यूमरस टेक्नोलॉजी चेंज। हम आज जिस समय में रह रहे हैं, हमारी इंडिपेंडेंस के बाद से हम खुद देखते हैं कि इंडिया ने कितनी ग्रोथ की है। तो 72 ईयर्स में जब हम इतना ग्रोथ कर चुके हैं, तो यू कैन इमेजिन 100 ईयर्स में यूरोप का पूरा पेनिनसुला या जो पूरा लैंडस्केप है वो फैक्ट्रीज से डोमिनेट होने लगा। By 1873 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग आयरन स्टील, और 1873 तक ब्रिटेन में स्टील बनाना या ब्लास्ट फर्नेस या स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी थी। और जो स्टील जो है ये ब्रिटेन दूसरे देशों को फॉर डेवलपमेंट, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने लगा था। $77 मिलियन, डबल द वैल्यू ऑफ इट्स कॉटन एक्सपोर्ट। और मेटल इंडस्ट्री ने, जो कि हैवी इंडस्ट्री थी, उसने और ज़्यादा जो है कॉटन इंडस्ट्री को पीछे छोड़कर मैकेनाइजेशन में आगे डेवलपमेंट किया। इसीलिए जो हमने फर्स्ट इमेजेस देखी थी जिसमें रेलवेज, ब्रिजेस, शिपमेंट, ये सारा, एयरवेज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एयरप्लेन्स यूज हुए थे, तो एयरप्लेन्स की जो टेक्निक है, एयरप्लेन्स के लिए जो मेटल चाहिए, वो इंडस्ट्री फुली डेवलप हो चुकी थी। नाउ द डोमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, द मॉडर्न मशीनरी एंड द इंडस्ट्रीज कुड नॉट ईजिली डिस्प्लेस द ट्रेडिशन ऑफ इंडस्ट्रियल। लेकिन फिर भी हाथ से किया जाने वाला काम ईजिली डिस्प्लेस्ड हो गया हो या पूरी तरीके से आउटकास्ट हो गया हो, ऐसा नहीं हुआ। हम आज भी बात करते हैं कि हैंडलूम बहुत अच्छा होता है, हाथ से बना हुआ कोई भी चीज़, कोई फर्नीचर है, कोई मूर्ति है, या आप हैंड वीवन कोई साड़ी है या हैंड वीवन कोई क्लोथ है, उसमें बहुत बारीक काम किया जाता है, इंटीग्रेट वर्क किया जाता है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी आर्टिजन या कलाकार या उसी जिसको हम बात करें बुनकर को, या उस कारीगर के हाथ में वो हुनर होता है जिससे वो उस चीज़ को बनाता है। तो स्टिल देयर इज अ डिमांड ऑफ हैंड मेड थिंग्स इन यूरोप। Even at the end of 19th century, less than 20% of the total workforce was employed in the technologically advanced industrial sector. Question है why? भाई आपने तो बोल दिया कि बस 20% ही पॉपुलेशन काम करती थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, बाकी 80% तो अभी भी किस में एम्प्लॉयड थी, एग्रीकल्चर में या अदर सोर्स ऑफ रिमेनिंग। पहला रीजन है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्योंकि एजुकेशन या स्किल बेस्ड था तो ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ नहीं जा पाई। जो पॉपुलेशन इंडस्ट्रीज में काम करती थी उन्हीं से रिलेटेड डेवलपमेंट या उन्हीं से रिलेटेड लोग जो है उस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे थे। तो बेसिकली 20% अभी भी हैंडमेड, यानी 20% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ इंडस्ट्रीज में वर्क करती थी, लेकिन 80% अदर वर्क्स में इन्वॉल्व थी, लाइक हैंड वर्कर या हैंडीक्राफ्ट्स। हम इसको डिवाइड कर सकते हैं लेबर, जिसके अंदर आप देख सकते हो दो चीज़, एक स्किल्ड लेबर जिसको किसी ना किसी चीज़ का स्किल्ड है, वो मैकेनाइजेशन जानता है, वो हो सकता है मैकेनिक हो, वो किसी टेक्निकल वर्क को जानता हो, वो मशीन बनाना जानता हो, और एक होता है अनस्किल्ड जो किसी भी तरीके का काम करता है। स्किल्ड में हाथ से काम करने वाले कारीगर, आर्टिजन, बुनकर, जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी कोई काम हो, ठीक है। देख, for the base for growth, the pace of change in the traditional industries was not set by the steam-powered cotton or metal industry. It were the ordinary and small innovation which built up the basis of the growth in many non-mechanized sector. ये पॉइंट क्या कहता है कि ऐसा नहीं कि हैवी इंडस्ट्रीज जो कॉटन और मेटल की जो बनी, जिनमें आज बड़ी बड़ी मशीनरीज क्लोथ बना रही हैं, उसका इन्वेंशंस की वजह से ही सारा इंडस्ट्रियल फेस चेंज हुआ। बहुत आसानी से समझें,
अगर एक छोटा से छोटा इन्वेंशन जो होता है वो सब सप्लीमेंट करता है या सपोर्ट करता है किसी बड़े इन्वेंशन को। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर व्हील का इन्वेंशन नहीं होता तो जितनी बड़ी बड़ी अच्छी से अच्छी मैकेनाइज गाड़ियां हैं, जितनी अच्छी से अच्छी एडवांस ऑटोमोबाइल्स हैं, वो चल ही नहीं पाती, क्योंकि व्हील उनका बेसिक एंटिटी है। हम व्हील के अंदर कितना चेंज देख पाए हैं आज दिन तक, केवल उसके मटेरियल ऑफ फॉर्म में चेंज होता है कि या तो लकड़ी का बना था जब पहले बैलगाड़ियां हुआ करती थी, फिर रबड़ का बनने लगा। लेकिन वो एक सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री है एक बड़ी मैकेनाइज कार के लिए। एक कार फुली मैकेनाइज हो सकती है, फुली ऑटोमेटेड हो सकती है, फुली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सपोर्टेड हो सकती है, लेकिन उसकी बेसिक एंटिटी वो टायर है जो उसमें लगा हुआ है, जो रबड़ से बनता है। तो ऐसे ही जो अलग अलग इंडस्ट्री है, लाइक स्टीम इंडस्ट्री है, लेकिन उसके लिए मेटल जरूरी है, आयरन जरूरी है, लोहा जरूरी, तो लोहे को गलाने की टेक्निक, स्मेल्टिंग टेक्निक, लोहे से इम्प्योरिटीज अलग करने की टेक्निक, या एल्यूमिनियम से अगर एयरप्लेन बन रहा है तो एल्यूमिनियम को निकालने की टेक्निक, उसको क्लियर करने की टेक्निक, उसको स्मेल्ट करके उसको हार्ड एल्यूमिनियम या स्टील बनाने की टेक्निक, यानी छोटे छोटे जो इन्वेंशन है। फॉर एग्जाम्पल इन विक्टोरियन ब्रिटेन दैट देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर। तो जो छोटे छोटे जो इन्वेंशंस थे, उन छोटे छोटे इन्वेंशन से बड़े इन्वेंशंस को सपोर्ट किया गया। ठीक है, यहाँ तो हमने केवल बात की थी रिचर्ड आर्कराइट के वाटर फ्रेम की, लेकिन ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस हैं जो सब्सिडरी इन्वेंशन रहे या छोटे इन्वेंशन, लाइक थर्मामीटर एक बहुत छोटा इन्वेंशन है, लेकिन उसका कितना यूटिलाइजेशन बाद में हुआ है। ठीक है, विक्टोरियन ब्रिटेन यानी जब मोनार्की थी या ब्रिटेन जो था पूरा, उसमें हैंड लेबर की कोई कमी नहीं थी, ह्यूमन लेबर की कोई कमी नहीं थी। पुअर पीजेंट एंड वैग्रेंट्स, घुमक्कड़ लोग या जो ऐसे लोग हैं जो अब प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के खत्म होने से, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से गांव से शहरों की तरफ नौकरी या माइग्रेंट वर्कर्स की तरह आने लगे, उनकी तादाद बढ़ने लगी। जब तादाद बढ़ने लगी, व्हेन देयर इज मोर लेबर देन वेजेस इज ऑटोमेटिकली लो। जब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा अवेलेबल होगा और जब एम्प्लॉय ज़्यादा अवेलेबल होंगे, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, तो वेजेस डेफिनेट सी बात है नीचे जाएंगे। मर्चेंट्स के पास कंपटीशन रहेगा, ज़्यादा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, they moved to the cities in large number in search of jobs and waiting for work, so industrialists had no problem of labor shortage। तो इंडस्ट्रियलिस्ट या मैकेनाइज फैक्ट्रीज में तो लेबर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, जितनी जॉब थी उससे कम ही लोग अवेलेबल, ज़्यादा ही लोग अवेलेबल थे। तो इन ज़्यादा अवेलेबिलिटी से आप कम पैसे में काम करा सकते थे। बेसिकली सिटीज़ के अंदर जो है पॉवर्टी या लैंडस्केप या स्लम्स डेवलप होने लगी, और इन लोगों को लुकअप करने के लिए वहाँ पर पुअर लॉ अथॉरिटीज़ भी बनाई जाने लगी, यानी सरकार के द्वारा ऐसे कमीशन बिठाए जाने लगे जो इन लोगों पर नज़र रखते थे कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और इनका क्या वर्क है। ठीक है, तो बेसिकली ह्यूमन लेबर तो बहुत ज़्यादा बेसिकली अवेलेबल थी विक्टोरियन ब्रिटेन में इन दी 18th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, और वही वहाँ पर गरीबी या पोवर्टी या स्लम का एक कारण भी बनी, क्योंकि इनके हाथ से काम करने की जो दर है वो चली गई। अब जैसे कि हमने बात करी बड़े इन्वेंशन, स्टीम इंजन, जिनसे भारी मशीनरी या मैकेनाइज मशीनरी को चलाया जाता है। तो जब इन्वेंशन डेवलप होगा, बेसिक सी बात है, जब मशीनरीज डेवलप होंगी, तो बहुत बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है कि व्हेन देयर इज मोर मैकेनाइजेशन देयर इज लेस एम्प्लॉयमेंट फॉर अ पर्सन। क्योंकि जो काम मशीन 10 लोगों का कर रही है, उसके लिए आपको 5 लोगों को रखने की ज़रूरत नहीं है। तो लोगों को निकालना शुरू हुआ, मशीन्स को इंस्टॉल करना शुरू हुआ, तो डेफिनेट सी बात है एम्प्लॉयमेंट जाएगा। नाउ इन इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड विद द सीजन, इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली प्रिफर्ड हैंड लेबर। जब इंडस्ट्रियलिस्ट, जैसे कि कॉटन की खेती हो रही है, तो कॉटन या कपास के बाद जो सोविंग, ज़्यादातर किसान सोविंग और हार्वेस्टिंग के समय काम करता है, उसके बाद बीज का समय उसके पास फ्री होता है जब तक फसल पकती है। कई बार लोग इस पीरियड में दूसरी जगह पर एम्प्लॉयमेंट के लिए या एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए चले जाते हैं। एम्प्लॉइंग वर्कर्स फॉर द सीजन, मशीन्स वर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म, स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स एंड मास मार्केट। तो जो 18th सेंचुरी में मशीन्स बनी थी क्लॉथ के लिए, वो सिर्फ कपड़ा या स्टैंडर्ड गुड्स बनाने के लिए होती थी। हाथ से अभी भी किसी चीज़ को यूटिलाइज कर कर एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट में चेंज करना अभी भी एक बिग टास्क जो है वो हाथ से ही किया जाता था। जैसे कि आप इस चीज़ को समझे कि आज भी रोबोटिक्स के थ्रू कार बनाई जाती हैं, रोबोट्स कार को असेंबल करते हैं। बड़े बड़े प्लांट अगर आपने कारों के देखे हों तो उसमें रोबोट्स असेंबल करते हैं, लेकिन आज भी कुछ कार हैं जिनको हाथ से ही बनाया जाता है, जिनकी डिज़ाइनिंग हाथ से की जाती है, जिनको असेंबल हाथ से किया जाता है। तो आज से 100 या 150 साल पहले तो डेफिनेट सी बात है हैंड असेंबली ही मेन होती थी। तो स्टिल हैंड असेंबली या हैंड से किए जाने वाले वर्क की जो डिमांड वो ज़्यादा है, बट द डिमांड इन द मार्केट वॉज ऑफन फॉर गुड्स विद इंटीग्रेट डिज़ाइन। लेकिन कौन सी चीज़ों की? जो हाथ से कारीगर किए जाने वाली चीज़ें, जैसे मकान के नक्काशीदार दरवाजे या घर की नक्काशीदार मूर्तियाँ या घर में लगने वाले कोई अलग जो चीज़ें हैं, उनको बनाने के लिए, चाहे फर्नीचर है चाहे बेड है, उनको बनाने के लिए हाथ से ही काम किया जाता था। फैक्ट्रीज जो है वो फिनिश गुड्स नहीं निकाल सकती थी, वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में किसी कपड़े को, किसी मेटल को निकाल सकती थी। तो अभी भी हैंड डिमांड तो थी मार्केट में। ठीक है, जो
स्किल्स हुआ, क्यों? क्योंकि हैंडमेड प्रोडक्ट्स वर सिंबल ऑफ रिफाइनमेंट, क्योंकि हाथ से बनाई जाने वाली चीज़ कलात्मक होती है, उसके अंदर कारीगरी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि पुरानी जो बिल्डिंग्स होती हैं, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, उसमें कितना इंटीग्रेट बारीक कारीगरी काम होता है। तो वो मशीन से उस समय डेवलपमेंट के समय में नहीं हो सकता था। और आज भी आप देखोगे मशीन्स जो हैं वो ज़्यादा आउटपुट में प्रोडक्शन करती हैं, वो बल्क में प्रोडक्शन करती हैं, वो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज चीज़ बना के देती हैं, उसमें अलग अलग वेरिएशन नहीं होता है। यानी कि अगर आप देखोगे कि अगर कोई भी चीज़ जिसमें वेरिएशन हो, जो अलग एक दूसरे से अलग दिखती हो, वो हाथ से बनाई जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल स्केच, एक प्रिंट किया हुआ इमेज और एक हाथ से बनाया हुआ स्केच, दोनों में अलग चीज़ें होती है, ठीक है। दे वर बेटर फिनिश्ड, इंडिविजुअली प्रोड्यूस एंड केयरफुली डिजाइन, मशीन मेड गुड्स वर एक्सपोर्टेड टू द कॉलोनीज। यानी कि ब्रिटेन के लोग तो अच्छी से अच्छी कारीगरी वाली चीज़ें यूज़ करते थे, चाहे वो हाथ की फर्नीचर की लकड़ी हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो घर की डिज़ाइन हो, चाहे वो किसी भी तरीके का मूर्ति, स्कल्पचर या आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो, उसमें ब्रिटेन में तो फाइन क्वालिटी की चीज़ें रखा जाता था। और जो कपड़ा, जो मिल का कपड़ा जो है, आपने देखा होगा भारत में स्वदेशी मूवमेंट चला था, मैनचेस्टर क्लॉथ का विरोध हुआ था, तो जो कॉलोनीज थी लाइक अफ्रीका एंड इंडिया, वहाँ पर डंप किया जाता था फैक्ट्री का सस्ता माल। In countries with labor shortage, industrialists were keen on using mechanical power so that the need for human labor can be minimized. And this case in the 19th century, America, Britain, however, had no problem of hiring human hands. यानी कि अब इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जब मैकेनाइजेशन का दौर शुरू हो गया, तो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास बहुत ज़्यादा मैकेनाइजेशन जब आ चुका था या फैक्ट्री से प्रोडक्शन हो रखा था, तो उनके पास अब ऑप्शन रहता था कि वो किस व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट दें या किसको ना दें। नाउ जैसे हमने बात की, जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, लेस एम्प्लॉयमेंट होगा, या एम्प्लॉयमेंट की जब दर खत्म हो जाएगी ड्यू टू मैकेनाइजेशन, तो एम्प्लॉयमेंट में फ़र्क आएगा। लाइफ ऑफ वर्कर्स, यानी लोगों की हालत क्या हुई? द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट विद द मिजरीज फॉर न्यूली इमर्ज क्लासेस इंडस्ट्रियल वर्कर। अब जो नई पॉपुलेशन थी, जो फैक्ट्रीज में काम करती थी, जिनको अच्छी सैलरी मिल रही थी, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा पॉपुलेशन, 80% पॉपुलेशन पूरे यूरोप की ऐसी भी थी विच इज़ लेफ्ट आउट फ्रॉम द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। क्यों? बिकॉज देयर मेन वर्क ऑफ हैंड रिलेटेड इज टेकन बाय द मशीन्स। Many job seekers had to wait weeks, spending nights under the bridges and night shelters. Some stayed in night refuges and that were set up by private individuals. Other went to the casual wards maintained by the poor law authority. तो जैसे मैंने बताया, एम्प्लॉयमेंट नहीं, काम की तलाश में शहरों में आना, शहर में आने के बाद वहाँ पर शहर में रुकना, और शहर में रुक के अपनी जॉब, अपने परिवार को लाकर डेवलप होना, और बिना एम्प्लॉयमेंट के रहना, उनके लिए पुअर लॉ अथॉरिटीज़ बनाई गई, जो उनको उनकी नेसेसिटी चीज़ों को देख सके, समझ सके, या उनको एटलीस्ट रहने की जगह प्रोवाइड कर सके। Poverty and unemployment. At the best time of the till mid of the 19th century, about 10% of the urban population was extremely poor, which went up to anything between 35 to 75%. यानी न केवल गाँव में, शहरों में भी हर व्यक्ति को मैकेनाइजेशन में वर्क नहीं मिला, क्योंकि उस समय लिमिटेड पॉपुलेशन थी। जो पॉपुलेशन लिमिटेड थी, वो पॉपुलेशन धीरे धीरे मैकेनाइज और स्किल्ड होकर फैक्ट्रीज में गई। सबको फैक्ट्रीज में वर्क नहीं मिला, जिनको नहीं मिला, जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे या जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, उनकी दर लगातार बढ़ती जा रही थी। क्योंकि यूरोप का एक एरिया लिमिटेड है और पॉपुलेशन ग्रो करती जा रही है, तो हर किसी को लैंड एज एन एसेट चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं था। इसीलिए तो हम देखते हैं कि इंडिया जैसी बड़े देशों पर या अफ्रीका जैसी कॉन्टिनेंट्स पर क्यों यूरोपियन कंट्रीज के लोगों ने आकर बसना शुरू किया या अपने कब्जे में लेना शुरू किया, बिकॉज दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज इन यूरोप। नाउ द फियर ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स हॉस्टाइल टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, और जो न्यू टेक्नोलॉजी और ज़्यादा उनके एम्प्लॉयमेंट छीन रही थी, उससे वर्कर्स ने और ज़्यादा जिसको बोल सकते हैं अनस्टेबल होते गए, और ज़्यादा उनको डर बैठता गया। लाइक द स्पिनिंग जेनी was introduced in the woolen industry, women who survived on the hand spinning began attacking the new machines। यानी स्पिनिंग जेनी, जैसे वाटर फ्रेम या कॉटन मिल की जो हम बात कर रहे हैं, वाटर फ्रेम और कॉटन मिल, इन्होंने तो बेसिकली कॉटन इंडस्ट्री में जन्म लेकर अपना पूरा चेंज कर दिया। वहीं स्पिनिंग जेनी जो है, इसने वुलन इंडस्ट्री, अब वुलन इंडस्ट्री को आप सोचो क्या स्टेप होता है। एक व्यक्ति जो है भेड़ का ऊन निकालता है, ऊन निकालने के बाद उससे रेशा बनाया जाएगा, धागा बनाया जाएगा, थ्रेड बनाया जाएगा, फिर इस थ्रेड को स्पिनिंग करके एक बड़े गट्टे की फॉर्म में रखा जाएगा। यानी हर एक इंटरमीडिएटरी स्टेप के ऊपर एक इंटरमीडिएटरी स्टेप ऑफ प्रोसेस होता है, जिसमें अलग अलग लोग एम्प्लॉयड होते हैं। जब ये फाइन रेशा बन गया, अब इस रेशे को कलरिंग या रंगने का काम करते हैं, जिसको पहले कम्युनिटी किया करती थी, रंगरेज। तो रंगरेज, बुनकर, जो हमारे भारतीय हिस्ट्री में जो नाम लिया जाता है ऐसी कम्युनिटीज़ का, जिनका काम के आधार पर बाइफिकेशन किया गया, रंगने का काम, फिर रंगने के बाद उनसे
आप कॉटन, आप वुल का कोई कपड़ा बनाओ या कॉटन का कपड़ा बनाओ, वो एक अलग चीज़। तो हर एक स्टेज पे हमारे एम्प्लॉयमेंट मिला करता था जब तक मशीनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं हुआ था। इसीलिए 1840 के बाद बिल्डिंग एक्टिविटी इंटेंसिफाइड द सिटीज़ में बिल्डिंग या मल्टीपल बिल्डिंग्स आप देख रहे हो बनना शुरू हुई, एंड ओपनिंग ग्रेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट। क्लियर। तो बेसिकली मैकेनाइजेशन का जो दौर था वो एक अलग फेज में गया। अब जब भारत में, क्योंकि भारत में ब्रिटिशर्स की स्थिति स्ट्रांग हुई आफ्टर 1774, इस समय तक दो बड़े बैटल्स को जीतने के बाद भारत में जो एक पूरा एरिया था, बंगाल और कर्नाटक, कर्नाटक इज इक्वलेंट टू कर्नाटका, ये दो एरियाज जब जीते ब्रिटिशर्स ने, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। प्लासी का युद्ध 1764 और 1774 में जब हम बात कर रहे थे बैटल ऑफ बक्सर, सॉरी बैटल ऑफ प्लासी 1757 एंड 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, दोनों जीतने के बाद बंगाल का पूरा ट्रेड, पूरा व्यापार, पूरा जो उनका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, जो भी बंगाल में चीज़ बनती है, इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है, सबकी डायरेक्ट कंट्रोलिंग किसके पास चली गई? ब्रिटिशर्स के पास। जब उनके पास डायरेक्ट कंट्रोल चला गया तो इंडिया से यानी बंगाल रीजन से बाहर जाने वाला कोई भी चीज़ और बंगाल में आने वाली कोई चीज़ पे भी उनकी अथॉरिटी होने लगी, उस पर वो टैक्स कलेक्ट करने लगे। Before establishing political power in Bengal and Karnataka in 1770 and 1780, company had found it difficult to ensure regular supply for export. अब जो कॉटन भारत में वो उगाकर ब्रिटेन ले जाया करते थे फॉर द मैनचेस्टर फैक्ट्रीज, मैनचेस्टर की फैक्ट्रीज में कपड़ा बनाने के लिए, उसको उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया। यानी जिस कॉटन का इस्तेमाल कर कर भारत में एक गरीब कारीगर, एक गरीब बुनकर कपड़ा बनाकर बेचता था, उस कपास की जो ऑक्यूपेंसी है, जो उसकी अवेलेबिलिटी है इंडियन मार्केट में, उसको उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया। अब कपास को सीधे भेजा जाने लगा लंदन, और वहाँ से फाइन फिनिश गुड्स भारत में लाकर बेचा जाने लगा। यानी डबल मुनाफा, भारत से एक्सपोर्ट करो अब कॉटन को, और भारत के लोगों को, भारत की इंडस्ट्रीज को कॉटन की सप्लाई लिमिटेड करते जाओ, और वहाँ से बना हुआ कपड़ा सीधे भारतीय लोगों में बेचो हाई दामों पर, महंगे दामों पर। तो इस तरीके से इंडियन इंपोर्ट्स को लगातार जो है वो बढ़ाया गया ताकि ज़्यादा टैक्स वसूला जाए, और इंडियन एक्सपोर्ट को सीधे सीधे यूरोप भेजा गया ताकि ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। Once the East India Company established political power, it asserted a monopoly of right to trade. इसको याद रखना है, क्या बोला गया कि एक मोनोपोली स्टार्ट की गई, राइट टू ट्रेड। और इस मोनोपोली में, राइट टू ट्रेड में क्या था, बहुत आसानी से समझिएगा। It proceeded to develop a system of management and control would eliminate competition, control cost and ensure regular supply of cotton and silk. उन सभी आइटम में जिसमें भारत एक्सपोर्ट करता था यूरोप को और पैसा कमाता था, उन आइटम को कंट्रोल किया गया, लाइक सिल्क, कॉटन, टी, कॉफ़ी, ओपियम, अफीम, उन्हें कंट्रोल किया जाने लगा। चाहे आप देखो इंडिगो, जिसकी ज़रूरत थी कलर रंगने के लिए, रिच ब्लू कलर, इंडिगो रिवोल्ट आपने पढ़ा होगा, चंपारण सत्याग्रह, या बात करें जूट की। कंपनी ट्राई टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स, भारत से न केवल फ्रेंच, डच और दूसरे यूरोपियंस को आउटकास्ट करने के लिए, न केवल उनसे उनका कंपटीशन था, बल्कि इंडिया में इंडियन व्यूवर्स, भारत के हथकरघा या बुनकर या आर्टिजन जो थे, जो हाथ से काम करने वाले कारीगर थे, जिनको कॉटन की जरूरत थी, उन्हें भी आउटकास्ट कर दिया गया ताकि पूरी तरीके से कंपटीशन खत्म हो जाए और केवल एक मोनोपोली रहे, ब्रिटिश, जो भारत में बनके सारा जो भारत में जो अवेलेबल रिसोर्स है उसको ले जा सके इंग्लैंड। अपॉइंटिंग पेड सर्वेंट्स कॉल्ड गोमस्थास, और इस सिस्टम को कैसे डेवलप किया गया, गोमस्थास को कैसे डेवलप किया गया। अब आप बिल्कुल इसको ऐसे समझो, अगर इस आप एग्जांपल लें, बंगाल में एक गांव है, वहां नील की खेती होती है। अब यहां पर अगर नील की खेती करवानी तो ब्रिटिशर्स सीधे जाकर बात तो कर नहीं सकते, बिकॉज दे आर आउटसाइडर, दे आर नॉट कम्युनिकेटेड विद द विलेजर्स, और उनकी बात भी कन्वे नहीं होगी। बेसिकली दे अपॉइंट द हेडमैन और द सरपंच और द पर्सन हु इज रिलेटेड फ्रॉम दैट विलेज, जो उस गांव से जुड़ा हुआ है, उसी विलेज के व्यक्ति को उठाया जाता था, उसे गोमस्थास एक पोस्ट दी जाती थी कि यू आर द गोमस्था, तुम्हें अपने गांव के लोगों से हमारे लिए कपड़ा बनवाना है या हमारे लिए नील की खेती करवानी है, सब कुछ तुम्हारे पास है। दिस गोमस्थास प्रोवाइड रॉ मटेरियल, प्रोवाइड मनी, प्रोवाइड एसेंशियल थिंग्स टू द व्यूवर्स। वो व्यूवर्स यानी जो बुनकर है, जैसे आप इस व्यक्ति को देख सकते हो, हाथ से कपड़ा बना रहा है, हाथ से। हमारे भारत में आज भी कांचीवरम साड़ी, बनारसी साड़ी, कोटा डोरिया साड़ी, बलूची साड़ी या ढाका का मुस्लिम प्रिंट जो है, जो पहले भारत का ही पार्ट था, हर चीज़ हाथ से बनाई जाती थी। आप देख सकते हो ये अलग अलग थ्रेड जो हैं, अलग अलग कलर्स हैं, और उन कलर के साथ गोल्ड का भी वर्क हो रहा है। तो ये इंटीग्रेट वर्क है, हैंडलूम है, हाथ से बनाया जाने वाला वर्क है, जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो बेसिकली इस काम को जब भारतीय बुनकर बहुत तादाद में करते थे, और भारतीय टेक्सटाइल की जो हाथ से बने उसकी लंदन में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, लंदन के लोकल
यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी और पहले ब्रिटिशर्स इसी को ले जाकर वहाँ बेचते थे, फिनिश गुड को। अब उन्होंने क्या किया, जिस रॉ मटेरियल से वो बन रहा है उसको सीधे सीधे वहाँ ले जाकर फैक्ट्री जनरेट कपड़ा वो लाने लगे। तो बेसिकली गोमस्ताज क्या करता था, सप्लाई देता था रॉ मटेरियल की, पैसा देता था उनको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए और उनका फाइनल बना हुआ कपड़ा सीधे ब्रिटिशर्स तक पहुंचाता था। कॉन्ट्रैक्ट या सिस्टम ऑफ एडवांसेस के थ्रू ये किया गया। क्वेश्चन आता है, इट प्रिवेंटेड कंपनी व्यूअर्स फ्रॉम डीलिंग विद द अदर बायर्स। द सिस्टम ऑफ एडवांसेस, वंस एन ऑर्डर वाज प्लेस्ड, द व्यूअर्स वर गिवन लोन टू परचेज द रॉ मटेरियल फॉर देयर प्रोडक्शन एंड दोज हु टुक लोन्स had to hand over the cloth they produced by the गोमस्ताज। तो पहले सबसे पहले क्या हो गया, व्यूअर्स को पैसा दे दिया, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया, अगर नहीं मानेंगे तो फोर्सफुली उनसे साइन कराया जाता था क्योंकि पावर के आगे वो टिक नहीं पाते थे बेचारे। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता था कि आप सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए वर्क करोगे, किसी अदर सोर्स के लिए वर्क नहीं करोगे। अगर वो किसी अदर सोर्स के लिए वर्क करते तो उनके रॉ मटेरियल छीन ले जाते, उनकी जो सिस्टम है वर्क के उनको तोड़ दिया जाता। तो मजबूरी में दे हैव टू वर्क फॉर दी ब्रिटिशर्स। Once they have completed their first task, they have to move another system of advances। उनको दोबारा लोन दे दिया जाता था ताकि वो किसी और के पास काम करने ना जाए। शुरुआत में तो व्यूवर्स को एक्स्ट्रा इनकम के लिए ये चीज़ सही लगी, उन्होंने इस चीज़ को अडेप्ट करना शुरू किया, इस चीज़ पर वर्क करना शुरू किया। बट जब धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये सिस्टम या ये वर्क उनकी अर्निंग को ख़त्म कर रहा है, उनकी इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर रहा है, तो जब उन्होंने मना किया तो इन्हीं गोमस्ताज ने उनका साथ नहीं दिया। पहले तो गोमस्ताज विद इन द विलेज होने लगे थे, बाद में ब्रिटिशर्स ने गोमस्ताज आउटसाइडर को अलाउ करना शुरू किया। जब कोई बाहर का गोमस्ता यानी कि कोई ब्रिटिश एजेंट या कोई भारतीय व्यक्ति जो ब्रिटिशर्स के साथ है, जो उस गांव को बिलोंग नहीं करता है, जो उस बुनकर कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता है, उसे जब गोमस्ताज बनाया जाने लगा तो वहाँ पर क्लैशेज होने लगे क्योंकि वो शोषण करता था, बेसिकली उनको सामान कम देता था, आउटपुट ज़्यादा चाहता था, वर्क कम जाता था। तो बेसिकली जब एक्सप्लॉयटेशन पे जब ये चीज़ आने लगी तो गोमस्ताज वाला जो सिस्टम है, द एडवांसमेंट वाला जो सिस्टम है, ये धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा और व्यूअर्स की इनकम भी इसी वजह से ड्विंडल होने लगी। तो प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई कि गोमस्ताज ने पहले तो ये जो सिस्टम था, सिस्टम ऑफ एडवांसेस और सिस्टम ऑफ होल वर्क, ये पहले तो शुरू हुआ एज अ टाइप ऑफ एलिमिनेट द कॉम्पिटिशन, कि कॉम्पिटिशन को एलिमिनेट किया जाए, कॉम्पिटिशन को ख़त्म किया जाए। बट बाद में यही सिस्टम एक तरीके से पैटर्न बन गया पूरी तरीके से शोषण करने का। तो बेसिकली न केवल आउटकास्ट किया डच को, फ्रेंच को या दूसरे लोगों को, बल्कि साथ में अलग पॉपुलेशन को भी हटा दिया गया। तो ये तो बात हुई हमारे यहाँ तक के सेगमेंट की। एक बार इसको हम दोबारा से देखते हैं कि जो हमने बात की है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमने जहाँ से शुरू किया था इस चैप्टर को अगर आपको समराइज वे में याद रखना है तो आपको क्या करना होगा। ठीक है, बहुत बेसिक सी अगर मैं यहाँ पर आपको बात बताऊँ तो हमने जो इसमें बात की है उसमें हमने बात की है कि जो हमारा ये सिस्टम है इसमें हमने एक बहुत छोटे कॉन्सेप्ट में इसको मैं याद रखना बताना चाहूँगा कि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इसे आप कैसे याद रखोगे। ठीक है, तो बेसिकली एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर हम बात करते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम में आप 3 से 4 पॉइंट बेसिकली आप इसको याद रखो और इस 3 से 4 पॉइंट में हमने जो भी अभी तक पढ़ा, मुझे पता है थ्योरेटिकल है, लेकिन उसको हम कैसे मेमोराइज कर सकते हैं उसे हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस सिस्टम में आप एक छोटे से डायग्राम फ्लो में इसको आप समझ सकते हो। यानी कि अगर हम एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हम एक डिफरेंस देखते हैं, ओरिएंट कंट्रीज वर्सेस मॉडर्न वर्ल्ड। यानी मॉडर्न वर्ल्ड और ओरिएंट कंट्रीज, जो पहला हमने आइडिया देखा, ओरिएंट मतलब इंडिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, मॉडर्न कंट्रीज वो कंट्रीज जिन्होंने मैकेनाइजेशन किया है, वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, देन इसमें एक सेकंड पॉइंट आता है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन? तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो फेज है जहां पर आप अगर इसको शॉर्ट में याद रखें, हैंड इंडस्ट्री यानी कि हाथ से काम किया जो जाता था, हैंड इंडस्ट्री, स्पेशली इन कंट्री साइड, ज़्यादातर कंट्री साइड में, यानी कि कंट्री साइड मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में या ग्रामीण वर्ग के अंदर। ठीक है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो फेज है जहां पर मैकेनाइजेशन के पहले काम हुआ। फिर जो हमारा पीरियड है 1750 से 1850, जो 100 ईयर्स का मैकेनाइजेशन हुआ, खास करके 2 सेक्शन में, एक हुआ हमारा कॉटन और एक हुआ हमारा हैवी मेटल, 2 तरीके से। ठीक है, इनके अंदर भी स्पेशली जो इन्वेंशंस थे, लाइक कॉटन के अंदर आपने देखा था वाटर फ्रेम। अब वाटर फ्रेम का क्या पर्पस हो गया, इसको आप कैसे याद रखोगे? जो वर्क लाइक स्पिनिंग पहले एक व्यक्ति करता था स्पिनिंग, वो
उसके बाद व्यूविंग यानी कपड़ा को बनाने का काम, और निटिंग, स्पिनिंग, व्यूविंग, निटिंग, अलग अलग वर्क्स जो होते थे उन्हें कैसे बनाया गया। देन इसके बाद अगर इसको एक छोटे से ब्रैकेट में हम और याद रखें कि अब ये रोल जो है एक तो हो गया आपका इंग्लैंड में या ब्रिटेन के अंदर, ठीक है, एक जो इसका रोल हो गया वो हो गया आपका इंडिया में, कि इंडिया में कैसे इम्पैक्ट हुआ या इंडियन रॉ मटेरियल्स को कैसे बाहर लाया गया। और इंडियन रॉ मटेरियल्स को अगर बाहर, इंडियन जो रॉ मटेरियल है उसमें कंपनी जब 1770 में कंट्रोल करने लगी इंडिया में, तो गोमस्ताज, ये क्या है, गोमस्ताज वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गोमस्ताज। गोमस्ताज के साथ एक पॉइंट और ऐड होता है, सिस्टम ऑफ एडवांसेस, ठीक है, सिस्टम ऑफ एडवांसेस, ये गोमस्ताज के साथ आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिस्टम ऑफ एडवांसेस और पेमेंट ऑफ एडवांसेस, इसे आप क्या कहते हो या क्या समझते हो, ठीक है। तो यहाँ तक की जो पूरी बात हमने करी, इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना है, इसको अपने व्यू में रखना है, और इसी को ध्यान रखते हुए फर्स्ट सेगमेंट में जो हमने बात करी प्रीवियस, अगर हम इसमें बात करें क्वेश्चंस का लेवल, तो क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट फॉर एग्जांपल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिस्टम ऑफ एडवांसेस, ये जो हमने बात की थी गोमस्ताज के लिए, यानी जो सिस्टम ऑफ एडवांसेस है, इसमें आपको पता है इंडियन व्यूअर्स को जो वर्क दिया जाता है उसे हम सिस्टम ऑफ एडवांसेस में अंडर गोमस्ताज के साथ कहते हैं, विच इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर या कॉन्ट्रैक्ट बॉन्डिंग, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है या कॉन्ट्रैक्ट बॉन्डिंग है, उसी के आधार पर इसको तैयार किया जाता है, क्लियर। तो यहाँ तक की तो बात हुई हमारी, तो इस शॉर्ट रिवीजन को हम याद रखेंगे और इस शॉर्ट रिवीजन पे ही हम आगे का पूरा वर्क जो है वो देखेंगे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसके अंदर हमने बात की थी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की और न्यू इन्वेंशंस की, और हमने इसमें बात की थी गोमस्ताज वाले सिस्टम की। चैप्टर और बड़ा है जिसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं, आने वाले न्यू लेक्चर्स में आप देखेंगे। मोशन फाउंडेशन एजुकेशन के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।